Hi, friends. In the previous lecture, lecture number 3 is halfly recorded because of some network issue. I was not able to record the full lecture. So, this is the part number 2 of lecture number 3. So, we are on question number 10 पे थे हम. What is inventory control? First of all, please subscribe to the channel. आपको पूरी CA इंटरमीडिएट कॉस्टिंग के हर लेक्चर मिलेंगे. पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा. सो प्लीज सब्सक्राइब. ओके. सो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे थे. व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल? तो हमने एक क्वेश्चन किया था व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल. तो आप कहेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मटेरियल कंट्रोल बिल्कुल सेम है. जी बिल्कुल सेम है. मैं भी इस बात से निग्लेक्ट नहीं करता कि इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मटेरियल कंट्रोल में देयर इज एनी डिफरेंस. सो क्या चीज है इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल को हम मटेरियल कंट्रोल भी कहते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज कि हमने देखा था मटेरियल कंट्रोल में कि हमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए प्रोडक्शन में और मिनिमम हमारे पास कैरिंग कॉस्ट होनी चाहिए. कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट विल बी वेरी वेरी लेस. होल्डिंग कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए. तो वही चीज इन्वेंट्री कंट्रोल कहता है कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए प्रोडक्शन में, मतलब बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए प्रोडक्शन के अंदर. एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री मतलब आपकी कैरिंग कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए. एक ही बात वो कह रहा है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी हो प्रोडक्शन के अंदर. एफिशिएंसी का मतलब यही हो गया. एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री का मतलब ये हो गया कि देयर शुड बी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, मतलब जो होल्डिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो कम से कम होनी चाहिए. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इन्होंने टेक्निक्स दे रखी हैं जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं. इन टेक्निक्स के ऊपर इवन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे. तो ये आपकी सबसे पहला है स्टॉक लेवल. हम स्टॉक लेवल बिल्कुल डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस पे आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं. नेक्स्ट इज एबीसी एनालिसिस. इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. टू बिन सिस्टम. नेक्स्ट इज बजट्स के थ्रू भी हमारी एक टेक्निक है. नेक्स्ट हमने बताया था परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, लिफो फीफो वैक, इस तरीके परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स भी इवन हम बनाते हैं. नेक्स्ट इज ईओक्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ ईओक्यू, जो हमारा अगला ही कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, वो भी इसकी एक टेक्निक है. नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स. नेक्स्ट इज आप कंट्रोल रेशियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं. कंट्रोल रेशियोज जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट रेशियो, बहुत सारी रेशियोज है इस चैप्टर में. तो हम इन सारी रेशियोज को डिटेल में देखेंगे. तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ईओक्यू. ये कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इस पे हमारे मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना. अभी तक केवल 2 ही क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हुए हैं. एक तो हमने जो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का किया था, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, जिसमें हमने कुछ ऐड की थी चीजें, कुछ हमने लेस की थी. ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था कि yes, what are the rules for valuation of material receipts? This question is for practical aspect question. And similarly जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है EOQ वाला, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है. इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे. सो सबसे पहले EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो इकोनॉमिक हो. इकोनॉमिक मतलब कम से कम प्राइस पे अवेलेबल हो, मतलब एक बेस्ट क्वांटिटी जो आप ऑर्डर करो. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर. इट इज दैट क्वांटिटी जो बहुत ही बेस्ट है आपके ऑर्डर करने के लिए. बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर आपका टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट कम से कम हो. मैं 3 कॉस्ट बता रहा हूँ. ये तीनों की तीनों कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए. ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट. हमने कैरिंग कॉस्ट तो देख लिया था. कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, मतलब उस इन्वेंट्री को रखने की जो जगह है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग. देखो द टर्म कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग करना, मतलब होल्ड करना इन्वेंट्री को. तो होल्डिंग की कॉस्ट जो होती है वो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है. जैसे स्टोरेज कॉस्ट हो गया, या आपने कोई रेंट पे अगर गोडाउन ले रखा है, वहां पर आपने अगर अपनी इन्वेंट्री को रख रखा है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपकी कैरिंग कॉस्ट के अंदर काउंट होंगी. ओके. नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर. जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमने बताया था कि जब प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल के डॉक्यूमेंट्स देखे थे, उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट देखा था विच इज पीओ. पीओ इज परचेज ऑर्डर. तो जब परचेज करते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर परचेज करने में देयर इज अ ऑर्डरिंग कॉस्ट. आपने ऑर्डर प्लेस किया एंड आपको ऑर्डर मिला, तो इसके बीच में जो कॉस्ट है दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डर मंगवाने की कॉस्ट को हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे. जैसे टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल का इटसेल्फ प्राइस है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट. इसको मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे आपने बनाया एक शर्ट, तो आप शर्ट के बिजनेस में हो, इन गारमेंट्स इंडस्ट्री है, तो आपने सबसे पहले जो भी कपड़े रखे होंगे, सो एक तो कपड़े की जो प्राइस होगा, दैट कपड़े की कॉस्ट इज द मटेरियल कॉस्ट. वहां जो जिस कपड़े को आपने गोडाउन के अंदर रखा होगा, जिन क्लोथ्स को आपने गोडाउन के अंदर संभाल के रखा होगा, गोडाउन में रखने की कॉस्ट इज द कैरिंग कॉस्ट. एंड जैसे आपकी
मटेरियल मैन्युफैक्चर, आपको रॉ मटेरियल आप कहीं से मंगवाएंगे कपड़ा, तो उसको कपड़ा को भेजने की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगेगी। डिलीवरिंग कॉस्ट भी हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को कह देते हैं, एंड इट इज द कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? सो हम इन रिलेशनशिप को ध्यान से समझते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर मैं बात करूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू क्वांटिटी पर ऑर्डर। अब ये कैसे उल्टा है? मतलब ये कहने की बात है कि जितने जितने मेरे ऑर्डर्स बढ़ेंगे उतनी उतनी ज्यादा मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। अगर मेरे ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कम होगी? बहुत सिंपल है, अगर मेरे क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब मैं एक ऑर्डर में सपोज 500 क्वांटिटीज मंगवा रहा हूँ, सो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिरेंगे, क्योंकि मेरे को सपोज थाउजेंड्स मेरे को मटेरियल मंगवाना है, मैंने 2 ऑर्डर्स में ही मंगवा लिया 500 500 करके, तो मेरे 2 ऑर्डर्स हो गए। अब जितने कम मेरे ऑर्डर्स होंगे उतनी ही मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगी। तो इसलिए अगर मेरे और क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ेगी तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, और अगर मेरे क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ेंगे तो मेरी क्वांटिटी पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम होगी। और कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी पर ऑर्डर के। यस, जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी पर ऑर्डर के। कैसे? अब अगर मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, अगर मैंने क्वांटिटी पर ऑर्डर मेरी बढ़ी, तो उसको रखने की जगह भी तो ज्यादा चाहिए होगी। अब ज्यादा जगह चाहिए होगी मतलब होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे सिंपल सी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर मेरी क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ेगी तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैं इन्वेंट्री के अंदर कैरी कर रहा हूँ वो बढ़ेगा, इस वजह से मेरी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट रिमेन्स इररिस्पेक्टिव, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा ऑफ क्वांटिटी पर ऑर्डर इन केस इफ देयर इज नो प्राइस डिस्काउंट। एक कंडीशन दे दी कि आपकी मटेरियल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कब चेंज नहीं होगा? अगर आपका कोई प्राइस डिस्काउंट नहीं है। अगर प्राइस डिस्काउंट है तो चेंज होगा मटेरियल कॉस्ट के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीज हमारा ईओक्यू का टॉपिक था। ईओक्यू में अगर मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ईओक्यू इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर हमारी 3 कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, ये तीनों की तीनों कॉस्ट हमारी कम होती है, लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, मतलब इट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल, एंड मटेरियल कॉस्ट इज द बेसिक प्राइस, जो हमारा बिल्कुल बेसिक प्राइस है मटेरियल का, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी पर ऑर्डर एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, एंड क्वांटिटी पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट के बीच में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज इनके बेसिस पे ही हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर मेरे को निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास अराइज होता है विच इज 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी मेरी एनुअल डिमांड, एनुअल मतलब ईयरली डिमांड में, या मंथली डिमांड की बात नहीं कर रहा, ना क्वार्टरली की डिमांड की बात कर रहा, मैं एनुअल मतलब पूरे साल की, पूरे 12 महीने की डिमांड की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी डिमांड की बात हो रही है? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की डिमांड की बात हो रही है, ना कि फिनिश गुड्स की डिमांड की बात नहीं हो रही है। डिमांड किसकी डिमांड की बात हो रही है? रॉ मटेरियल की डिमांड की बात हो रही है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यस, आई विल मल्टीप्लाई विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यस, हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट देखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के हिसाब से, मतलब एक ऑर्डर में कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा विद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और वो भी पर एनम मतलब पूरे साल की पर यूनिट के हिसाब से मैं डिवाइड करूंगा और इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब इन सब चीजों को एक बार डिटेल में देखते हैं। जो हमने एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल की बात की, मतलब मैं पूरे साल की रॉ मटेरियल की डिमांड ले रहा हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ले रहा हूँ प्रत्येक ऑर्डर के हिसाब से, सिंगल ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट ले रहा हूँ, एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ले रहा हूँ, और वो भी पूरे पर एनम मतलब एक महीने के हिसाब से, मतलब एक साल के हिसाब से। ओके, नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। अब आपको निकालने, क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो आप कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनुअल डिमांड, जो हमारी रॉ मटेरियल की जो एनुअल डिमांड है ना, ये एनुअल डिमांड जो रॉ मटेरियल की है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा विद क्वांटिटी पर ऑर्डर। यस, तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल को आई विल डिवाइड विद क्वांटिटी पर ऑर्डर। ओके,
नाउ टाइम लैग, दो ऑर्डर्स के बीच में कितना समय लगेगा, दो ऑर्डर्स के बीच में अगर मेरे को समय निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब मेरे पास पूरा एक साल है, एक साल में 365 डेज है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आई विल गेट द टाइम पीरियड बिटवीन द टू ऑर्डर्स। ओके, नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, जितने मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देखो, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसको पर ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड टोटल अगर मेरे को कैरिंग कॉस्ट निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, एक तो ये वाली चीज जैसे मैंने बताया यहाँ पर, अगर मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल निकालनी है तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ले रहा हूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने निकाला इस फॉर्मूले की मदद से, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। और अगर मेरे को निकालना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको विद द फॉर्मूले को इधर उधर करके आपको निकालना पड़ेगा। एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकला है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, क्वांटिटी पर ऑर्डर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर मेरे को मटेरियल कॉस्ट निकालना है, मटेरियल कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई विल मल्टीप्लाई डिमांड विद द परचेज प्राइस। और अगर मेरे को टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, अब टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट, तो मैंने बताया था इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर 3 कॉस्ट आती हैं, विच इज मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया था। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमने एवरेज इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई किया था। एंड मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हमने एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल को मल्टीप्लाई किया था विद द परचेज प्राइस। एक बार दोबारा से सारे फॉर्मूले को हम रिकॉल कर लेते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आएगी, तो यू मस्ट नो एंड रिकॉल एंड लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। सो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है ईओक्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर divided by carrying cost per unit per annum. So this formula is 2 into annual demand of raw material into ordering cost per order, ordering cost per order के हिसाब से, divided by carrying cost per unit per annum का square root. You will get EOQ. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर मेरे को निकालने, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल को डिवाइड करेंगे विद क्वांटिटी पर ऑर्डर से। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए एनुअल डिमांड, जो हमारी रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड है, उसको, इस एनुअल डिमांड को मैं डिवाइड कर दूंगा विद क्वांटिटी पर ऑर्डर, यू विल गेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टाइम लैग अगर मेरे को ऑर्डर्स के बीच में निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम लैग निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कैसे निकाले हैं, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल को मैंने डिवाइड किया विद द क्वांटिटी पर ऑर्डर। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ऑर्डर जितने हैं उसको मल्टीप्लाई किया विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, क्वांटिटी पर ऑर्डर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यू विल गेट द एवरेज इन्वेंट्री। यस, आप क्या करेंगे, क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट एवरेज इन्वेंट्री। एंड मटेरियल कॉस्ट एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इनटू परचेज प्राइस, यू विल गेट मटेरियल कॉस्ट। एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। सो दीज आर द फॉर्मूला। अब एक बार हम स्पीडली आपको मेरे पीछे पीछे बोलने हैं सारे फॉर्मूले, सो दैट आपके माइंड में भी याद हो जाए। पहला फॉर्मूला है ईओक्यू का। ईओक्यू का फॉर्मूला इज 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ईओक्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे को निकालने, तो मैं क्या करूंगा, एनुअल डिमांड को मैं डिवाइड कर रहा हूँ विद द क्वांटिटी पर ऑर्डर। एंड दिस क्वांटिटी पर ऑर्डर हमारी होती है ईओक्यू। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कई बार हम ईओक्यू भी ले लेते हैं, कई बार हमारे डिपेंड करता है क्वेश्चन के बेसिस पे, तो ये ईओक्यू भी हो सकता है, ये आपका क्वांटिटी पर ऑर्डर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर मेरे को निकालने हैं तो मैं एनुअल डिमांड को डिवाइड कर दूंगा विद क्वांटिटी पर ऑर्डर। और अगर मेरे को
टाइम लैग निकालना है दो ऑर्डर्स के बीच में, तो 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर मेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और अगर मेरे को टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और अगर मेरे को एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड करेंगे, एंड मटेरियल कॉस्ट निकालनी है तो हम एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल को मल्टीप्लाई करेंगे विद परचेज प्राइस, एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है तो मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करेंगे। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट आपको ये समझने की जरूरत है। कैरिंग कॉस्ट कई बार हम कैसे निकालते हैं, ये जो मैंने कैरिंग कॉस्ट की बात की है वो कैसे निकलते हैं। कैरिंग कॉस्ट हमेशा फंक्शन ऑफ मटेरियल प्राइस में हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर कैरिंग कॉस्ट अगर आपकी परसेंटेज में है, सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दे रखी होगी, इफ द कैरिंग कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज ऑफ मटेरियल प्राइस लगाना पड़ेगा। मतलब आपको मटेरियल प्राइस दे रखा होगा, उसकी परसेंटेज आपको लगानी पड़ेगी, उस परसेंटेज के बेसिस पे आप कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस लाइन की। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में एक्सप्रेस है तो इट मस्ट बी अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल प्राइस। और टोटल कैरिंग कॉस्ट को हम एवरेज इन्वेंट्री के बेसिस पे निकालते हैं, वो हम देख ही चुके हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर देंगे, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब एनुअल डिमांड ईओक्यू हम रॉ मटेरियल का निकालते हैं, तो हमें एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की निकालनी है, ना कि रॉ मटेरियल, ना कि फिनिश गुड्स की। कई बार क्वेश्चन में आपको एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स की दे रखी होगी, तो आपको तो निकालनी है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इनटू इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इनटू ये इनपुट इनटू का साइन है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, इनपुट बाय आउटपुट। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी फिनिश गुड्स की एनुअल डिमांड दे रखी होगी, जो भी मेरी फिनिश गुड्स की मेरे को जो भी एनुअल डिमांड मेरे को फिनिश गुड्स की दे रखी होगी, आई विल मल्टीप्लाई इट विद इनपुट। जितना मेरा इनपुट गया, जितना मेरा मटेरियल के अंदर इनपुट है, डिवाइड कर दूंगा उसको मैं आउटपुट से, ठीक है। और अगर एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल एक और निकाल, अगर मेरे को एनुअल डिमांड सपोज फिनिश गुड्स की नहीं दे रखे, तो मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरी नॉर्मल कंजम्पशन पर डे के हिसाब से मेरी जो कंजम्पशन होगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 365 डेज। मतलब एक दिन का निकाला उसको पूरे साल से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको बेसिकली एनुअल डिमांड मिल जाएगी। क्योंकि ये आपको दे रखे नॉर्मल कंजम्पशन पर डे, मतलब दिस इज डिमांड पर डे, और आपको पूरे साल का निकालना है तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना विद 365 डेज। ओके, अब नेक्स्ट इज प्राइस ब्रेक एंड ईओक्यू। प्राइस ब्रेक का मतलब क्या है, इस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं प्राइस ब्रेक के ऊपर। तो प्राइस ब्रेक क्या होता है, सुनो प्राइस ब्रेक क्या होता है। प्राइस ब्रेक एंड ईओक्यू, प्राइस ब्रेक मतलब प्राइस जो है वो क्लास इंटरवल्स और वॉल्यूम्स में मूव करेगा। मतलब आपको 10 20 20 30 इस तरीके से एक सीरीज दे रखी होगी, 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 50 to 60, इस तरीके से आपको रेंज दे रखे होंगे। मतलब क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स में क्लास इंटरवल किए होंगे, उस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे। और ये क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, मतलब सेम गैप हर क्लास इंटरवल के बीच में होना इज नॉट नेसेसरी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर हमारे को 2 स्टेप्स इस तरह के क्वेश्चन में फॉलो करने होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज दैट आपको टेंटेटिव ईओक्यू निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको टेंटेटिव ईओक्यू निकालना पड़ेगा। टेंटेटिव ईओक्यू आप निकालेंगे और उसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे, एंड देन आपको ये ऐसे एक टेबल बनानी पड़ेगी, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे देन डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, एंड उसकी मदद से हम ध्यान से समझ लेंगे कि क्या कैसे क्या होना है। ओके, तो ये हमने एक टेक्निक कर ली अपनी ईओक्यू की खत्म। यस, जो मैंने एक टेक्निक बताई थी आपकी ईओक्यू की, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है वो है हमारी स्टॉक लेवल की। यस, हम सेट आउट करते हैं वेरियस स्टॉक लेवल। तो ये स्टॉक लेवल की टेक्निक हम समझेंगे कि स्टॉक लेवल की टेक्निक कैसे होती है। तो स्टॉक लेवल मतलब हमारे पास वेरियस इन्वेंट्री लेवल होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट वी हैव डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल। जैसे ये लेवल्स के नाम दे रखे हमें, एक होता है रीऑर्डर लेवल, एक होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, एक होता है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स। सो आपको ये सारे लेवल्स आपको समझने पड़ेंगे। यस, तो इन सारे लेवल के बेसिस पे ही हमारा मैक्सिमम काम होगा। बिफोर गोइंग, मैं और ज्यादा थ्योरी अभी नहीं करवा रहा, आई डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एस्पेक्ट। जब अभी तक हमने जो ईओक्यू से रिलेटेड हमने थ्योरी पढ़ी है उसका एक बार हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, सो दैट हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाए। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके ऊपर हेडिंग दे रखी है, इस हेडिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एंड देन मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स निकाल सकते हैं, एंड नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कैसे होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी,
क्वेश्चंस में, लेकिन धीरे धीरे आप एज मेनी टाइम एज यू प्रैक्टिस आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। सो एक बार हम क्वेश्चन डिटेल में ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, PQR लिमिटेड प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट जिसकी मंथली डिमांड दे रखी है। मंथली डिमांड, रिमेंबर दिस इज मंथली डिमांड, दिस इज नॉट एनुअल डिमांड। जबकि हम फॉर्मूले में हमेशा एनुअल डिमांड इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एनुअल बनाने के लिए मैं सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द एनुअल डिमांड देन ना। 52,000 मेरे को मंथली डिमांड दे रखे, तो इसको एनुअल बनाने के लिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स द कॉम्पोनेंट एक्स। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपनी ना एक प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉम्पोनेंट एक्स की जरूरत होती है। और जो ये प्रोडक्ट एक्स है ना, ये 15 पर यूनिट के हिसाब से खरीदा जाता है। सो दिस इज बेसिकली द परचेज प्राइस। ये हमारा परचेज प्राइस हो गया ना, प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट एक्स का ही हमारा परचेज प्राइस हो गया। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, हर फिनिश प्रोडक्ट के लिए 2 यूनिट ऑफ कॉम्पोनेंट एक्स आर रिक्वायर्ड। तो प्रोडक्ट एक्स जो है एक इनपुट लग रहा है या आपका आउटपुट लग रहा है, पहले तो मेरे को ये बताओ। प्रोडक्ट रिक्वायर्स कॉम्पोनेंट एक्स, प्रोडक्ट रिक्वायर्स कॉम्पोनेंट एक्स, तो दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। कॉम्पोनेंट एक्स हमारा इनपुट है कि आउटपुट है? सिंपल सी बात है कि हमारा इनपुट है। तो ये कह रहा है फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। मैं ऐसे समझ सकता हूँ, तो मेरे को 2 यूनिट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को दे रखे 350 पर ऑर्डर। यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹350 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट मेरे को 12% पर एनम दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में से पूछा गया आपको EOQ निकालना है कंपोनेंट एक्स के लिए, और साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं पर एनम के हिसाब से, पूरे साल के हिसाब से आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑर्डर कंपनी फॉलो करती है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा, मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले EOQ निकालना। सो EOQ निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड में फॉर्मूला रिकॉल करिए। फॉर्मूला क्या था EOQ का, जो अभी हमने याद किया था? द फॉर्मूला ऑफ EOQ इज 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें एक एक करके सारी चीजें चाहिए और हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहला स्टेप इज टू गेट द एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। की 3 चीजें चाहिए और 3 चीजें जैसे ही हमारी निकल जाएगी, हमारा क्वेश्चन ये वाला पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। तो हमें मंथली डिमांड गिवन है 52,000। अब एनुअल डिमांड लेने के लिए मैंने सिंपली बताया था 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट है, रिक्वायर्स अ प्रोडक्ट जिसकी मंथली डिमांड है, तो ये प्रोडक्ट है और कंपोनेंट एक्स हमारा रॉ मटेरियल है। अगर तुम ध्यान से देखते हो तो ये कंपनी प्रोड्यूस करी है प्रोडक्ट जिसकी मंथली डिमांड हमें दे रखे, तो हमें प्रोडक्ट की मंथली डिमांड दे रखे है। जबकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ मेरे को एनुअल डिमांड किसकी चाहिए होती है? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की डिमांड चाहिए होती है, ना कि मेरे को फिनिश गुड की डिमांड चाहिए होती है। तो जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज फिनिश गुड, तो ये प्रोडक्ट की डिमांड दे रखी है। मेरे को चाहिए एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की। तो मैंने यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था एनुअल, मैं फॉर्मूले पे आपको वापस ले जाता हूँ। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इनटू इनपुट बाय आउटपुट। ये फॉर्मूला ये हमने सीखा था, ये वाला फॉर्मूला ये देख सकते हो आप। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इनटू इनपुट बाय आउटपुट। तो मैं इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करूंगा। लेट अस सी कि कैसे इस्तेमाल करना है। सो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो मैं एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स की निकाल लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहाँ एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड चाहिए। तो पहले आप एनुअल डिमांड निकालो फिनिश गुड की, कितनी है? 52,000 इंटू 12, ये हमारी एनुअल डिमांड हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद इनपुट बाय आउटपुट। तो इनपुट क्या है ये देखो, फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, हर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। एज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनपुट है, तो 2 यूनिट मेरे को इनपुट चाहिए। और फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, मतलब एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 2 इनपुट की जरूरत है, मतलब एक आउटपुट के लिए मेरे को 2 इनपुट की जरूरत है। तो यहाँ पर मेरा इनपुट 2 हो गया और आउटपुट इज 1। तो यहाँ पर मैंने 624,000 जो मेरी एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड है इनटू में इनपुट बाय आउटपुट, आई विल गेट एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। सो यहाँ से मेरे को एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे को निकालना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्योंकि मेरा एक काम तो हो गया एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, तो चलो हमारा मिल गया, तो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया उस चीज को। नेक्स्ट जो चीज मैं चाहिए मेरे को वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली गिवन है द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹350 पर ऑर्डर। तो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के हिसाब से गिवन है, तो मैं यहाँ 350 डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। अब जो मेरे को डिवाइड करना है वो है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब मेरे को कैरिंग कॉस्ट चाहिए पर यूनिट पर एनम, और यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कैरिंग कॉस्ट इज 12% पर एनम, लेकिन ये है परसेंटेज में, है ये कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है। और मैंने आपको ऊपर एक लाइन पढ़ाई थी
जो एक बार मैं दोबारा वो लाइन आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी उस लाइन की। वो लाइन ये थी, अगर कैरिंग कॉस्ट आपकी परसेंटेज में एक्सप्रेस है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ मटेरियल प्राइस। तो आपको परसेंटेज ऑफ मटेरियल प्राइस पे अप्लाई करनी पड़ेगी। वो परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी? मटेरियल प्राइस के ऊपर। ओके, मटेरियल प्राइस के ऊपर आपको वो परसेंटेज को अप्लाई करना होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल प्राइस कितना था। चलिए बताइए मेरे को कितना मटेरियल प्राइस था। ये आप देख सकते हैं कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एट ₹15 पर यूनिट। जो ये मटेरियल प्राइस है ये हमारा कितने पे परचेज कर सकते हैं? 15 पर यूनिट पे हम परचेज कर सकते हैं। यस, तो आई विल परचेज इट एज ₹15 पर यूनिट। तो दैट ₹15 इज माई मटेरियल प्राइस। ये मेरा मटेरियल प्राइस है। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज है मटेरियल प्राइस पे अप्लाई करूंगा, तो 12% ऑफ मटेरियल प्राइस, मटेरियल प्राइस को मैं परचेज प्राइस भी कह सकता हूँ। तो 12% ऑफ ₹15 इज 1.8 रुपीज पर यूनिट। सो यहाँ से मेरे पास आ गया पर यूनिट ही है, मेरे पास पर यूनिट है। और यहाँ पर ये मेरे को ये पर एनम के हिसाब से ही दे रखा है, तो मेरे पास यहाँ से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से मेरे पास निकल गई। सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा एंड मेरे को यहाँ पर फॉर्मूला लगा के मेरे को ईओक्यू मिल गया। अब ईओक्यू हमेशा यूनिट्स में होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ईओक्यू इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। सो ये बेस्ट क्वांटिटी मतलब जितनी अच्छी यूनिट्स मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, जहां पर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा ईओक्यू निकल गया। चलो एक स्टेप कंप्लीट हुआ। ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकालने हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए फॉर्मूला रिकॉल करिए, क्या था नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए फॉर्मूला? हमने यहाँ फॉर्मूला लर्न किया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। और मैंने बताया था आपको कि ये क्वांटिटी पर ऑर्डर और कुछ नहीं है, जो आपने ईओक्यू निकाला है दैट इज अवर क्वांटिटी पर ऑर्डर। जो हमने ईओक्यू निकाला है वही हमारी क्वांटिटी पर ऑर्डर है। सो एनुअल डिमांड हमने निकाल रखी है दिस 12,48,000 डायरेक्टली हमने निकाल रखे, इसको डिवाइड कर देंगे विद क्वांटिटी पर ऑर्डर दैट इज अवर ईओक्यू 22030। सो आई विल गेट दिस। ये मेरा पॉइंट्स में आया। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 657 पे, ठीक है। ओके, चलिए दूसरी चीज भी हमने सॉल्व कर दी। क्वेश्चन में हमसे ईओक्यू पूछा था, बिल्कुल कर दिया हमने सॉल्व। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम पूछे थे, वो भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब टाइम लैग बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर। और टाइम लैग का फॉर्मूला क्या था हमारा ऑर्डर की प्लेसिंग के बीच में? 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। लेकिन इधर तो इसने 360 डेज यूज कर रखा है। ये 360 डेज अब इसने यूज कर रखा है। तो ये क्वेश्चन में कई बार आपको गिवन होगा कि इतने इतने दिन इन्होंने आपको यूज करना है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में इसने दे रखा है 360 वर्किंग डेज है। एज्यूम करना है आपको कि 360 वर्किंग डेज है पूरे साल में, तो इसलिए इधर इसने क्वेश्चन में आंसर में 360 यूज कर रखा है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब टाइम लैग निकालना है बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर। तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऊपर निकाल रखे हैं, इसके बेसिस में मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आ गया। सो यहाँ से मेरा ये वाला पहला जो मेरा पॉइंट है ये कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ईओक्यू निकाला, सेकंड हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाला, नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग निकाला। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़िए। इफ द मिनिमम लॉट साइज, अगर जो मेरा मिनिमम टू मिनिमम लॉट साइज है वो है 52,000 यूनिट, क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को करनी पड़ेगी? अगर कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी अगर मेरा मिनिमम लॉट साइज 52,000 यूनिट है। मतलब मैंने बताया था ईओक्यू, ईओक्यू इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। मतलब जितनी आप बढ़िया से बढ़िया ये क्वांटिटी पर ऑर्डर आपकी है, ये बहुत बढ़िया क्वांटिटी पर ऑर्डर है। अब कंपनी कह रही है कि हम ये बढ़िया क्वांटिटी तो चलो हम नहीं कर रहे, हम 52,000 अगर यूनिट ऑर्डर करें ना एज कम्पेयर टू ईओक्यू। ईओक्यू कितनी कह रहा है क्वांटिटी पर ऑर्डर? ईओक्यू कह रहा है 22,030। ईओक्यू तो आपको कह रहा है कि आप इतनी यूनिट्स ऑर्डर करो। ईओक्यू कह रहा है कि आप इतनी यूनिट्स ऑर्डर करो, 22,030 यूनिट्स यू विल ऑर्डर। आप इतनी यूनिट्स ऑर्डर करो। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप 52,000 यूनिट ऑर्डर करो। तो आपको बताना है कि अगर कंपनी चलो 52,000 यूनिट्स की तरफ जाती है एज कंपेयर टू जो ईओक्यू बता रहा है वो नहीं ऑर्डर करती है, तो कंपनी को कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी? कंपनी को कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी अगर कंपनी 52,000 यूनिट्स ऑर्डर करती है इंस्टेड ऑफ 22,030 यूनिट्स? तो इसके लिए यहाँ पर आप जब इस टाइप का आएगा तो आपको यहाँ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करेंगे ईओक्यू और जो मिनिमम लॉट साइज है। ओके, ईओक्यू एंड मिनिमम लॉट साइज।
तो ये आपको इस तरीके से ये टेबल बनानी पड़ेगी एग्जामिनेशन में, ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे सो दैट आपका एग्जामिनर आप कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की टेबल बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पर सबसे पहला जो आप लिखेंगे हमें निकालना है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कॉस्ट, तो कॉस्ट मैंने बताया था 3 चीजों से कंप्राइज होती है, मटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मैं तीनों की तीनों कॉस्ट को यहाँ क्वेश्चन में निकाल दूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल रहा हूँ। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मेरे को बताओ क्या था। ऑर्डरिंग कॉस्ट इन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देते थे, आई विल गेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर मेरे को टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना, उसका फॉर्मूला बताओ क्या था, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एक तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला मेरे को बताओ क्या था, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे को क्वांटिटी पर ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, इसलिए मैं यहाँ पर एनुअल डिमांड भी लिखूंगा। तो आप ये सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन में मूव ऑन करना है। तो आपको एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई करना होता है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए आपको एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर चाहिए होता है। तो जो जो चीजें चाहिए होती है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर मैं टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा। अब आप कहोगे मैंने मटेरियल कॉस्ट क्यों नहीं लिया, मटेरियल कॉस्ट क्यों नहीं लिया, इसका मैं रीजन बताना चाहूंगा। आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो हमने थ्योरी की थी, बिल्कुल थ्योरी के अंदर इसका आंसर था, हमने जो पढ़ी थी थ्योरी इसकी, उसमें सिंपली हमसे बताया गया था, अगर आप मटेरियल कॉस्ट की बात करें, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ी थी, यस, ये रिलेशनशिप का ये वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ और एक बार आप इस वाले पॉइंट को पढ़िए। Material cost will remain irrespective of quantity per order in case of no price discount. In case of no price discount, material cost irrespective of quantity per order, मतलब there will be no change in material cost अगर price discount नहीं है तो। ओके अब इस क्वेश्चन में मेरे को बताओ प्राइस डिस्काउंट गिवन है, प्राइस डिस्काउंट मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था, मेरे को कहीं प्राइस डिस्काउंट नहीं दिख रहा, इसलिए मैं यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट निकालने का कोई फायदा नहीं है। हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करते समय मटेरियल कॉस्ट निकालने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कंपैरिजन करना है ना, और मटेरियल कॉस्ट कह रहा है सेम रहेगी, सेम रहेगी अगर प्राइस डिस्काउंट नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बस केवल 2 ही कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। ओके नाउ एनुअल डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड तो सेम ही रहेगी, डिमांड में थोड़ा ना कोई चेंज होता है। एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की डिमांड की बात करें, ना कि फिनिश गुड्स के डिमांड की बात करें। तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल चलो हमने निकाल रखा था, कितना निकाला था 12,48,000। सो यहाँ पर डायरेक्टली हमने यहाँ पर फिगर पुट कर दी 12,48,000, 12,48,000। नेक्स्ट हमें चाहिए क्वांटिटी पर ऑर्डर। सो क्वांटिटी पर ऑर्डर ईओक्यू, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे थे ईओक्यू में हम 22,030 क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे थे, और यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना कर रहे थे 52,000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे थे। तो आई विल डायरेक्टली प्लेस दिस फिगर्स 22,030 एंड 52,000 यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ से मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलता है, फॉर्मूला बोलो, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। सो मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 12,48,000 डिवाइडेड बाय 22,030। कैलकुलेटर उठाइए, यूज द कैलकुलेटर, आई विल ऑल्सो यूज द कैलकुलेटर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। आंसर आपके भले ही सामने हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपका आंसर इस तरीके से आएगा और प्रैक्टिस हो जाती है। तो 56.65 मेरा आंसर आ रहा है। सिमिलरली 12,48,000 को डिवाइड करेंगे 52,000 से, यू विल गेट 24। सो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को बताओ पर ऑर्डर, ये भी बिल्कुल डायरेक्टली गिवन थी आपकी क्वेश्चन में, कितनी थी 350 थी। बिल्कुल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी गिवन थी 350 थी, तो वो 350 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे को मिल जाएगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इन दो को, थर्ड एंड फोर्थ वाले पॉइंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 56.65 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 350, आई विल गेट 1982 7.5 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके 19,828 हो जाएगा। सिमिलरली वहां पर भी मेरा 8,400 आ रहा है। अब मेरे को निकालना है कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, और अगर मेरे को एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2।
तो ये मेरा जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 22030 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आपके पास आ गया 11,015। एंड सिमिलरली आप 52,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ गया 26,000। अब आपको चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी हमने क्वेश्चन में ऊपर निकाला था। कितना था हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? इट्स 1.8 रुपीज पर यूनिट। तो वो हमने यहाँ पर पुट ऑन कर दिया एंड यहाँ से मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग 6th एंड 7th पॉइंट। मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया और मैं टोटल करता हूँ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का। और अब आप मेरे को बताओ किस में कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मिनिमम लॉट साइज में या फिर ईओक्यू में? ये वाला आपका, ये वाला जो सेकंड वाला बॉक्स है दिस इज मिनिमम लॉट साइज का एंड ये वाला जो है ये ईओक्यू का बॉक्स है। तो किस में आपको ज्यादा लग रही है कॉस्ट? इन दोनों में कंपेयर करिए। यस, मिनिमम लॉट साइज में कॉस्ट ज्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। 55,200 को माइनस कर देंगे विद 39,655, you will get 15,545. So this is the extra cost जो कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो हमसे ईओक्यू पूछा था, हमने बिल्कुल ईओक्यू निकाल लिया। नेक्स्ट हमसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछे थे, हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पूछा था, निकाल लिया। नेक्स्ट हमसे पूछा था एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को कितनी इंकर करनी पड़ेगी, वो भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमसे कह रहे हैं मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आपको निकालनी है जो कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी। अब आप मिनिमम कैरिंग कॉस्ट तो चलो यहीं से आप सिंपली निकाल सकते हो। कैरिंग कॉस्ट को देखो, इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है? 19,827 ही मिनिमम है। सो दिस इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज 19,827. So this is our minimum cost. Okay. Now fourth point, determine when next order is to be placed. Okay. अब कई जने कहेंगे हमने निकाल तो लिया, टाइम लैग निकाल लिया दो ऑर्डर्स के बीच में, नहीं, ये पूछ रहा है कब मेरे को नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है। व्हेन इज टू नेक्स्ट ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस, मेरे को नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना है, नेक्स्ट ऑर्डर मेरे को कब प्लेस करना है। और यहाँ पर मेरे को एक एजम्पशन दे रखी है कि कंपनी जो है वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करती है। अब आप सेफ्टी स्टॉक सोचोगे क्या होता है सेफ्टी स्टॉक, तो ये हम जब लेवल ऑफ स्टॉक पढ़ेंगे वहां पर हम मैं वैसे बता देता हूँ सेफ्टी स्टॉक क्या होता है। कंपनी क्या करती है, कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक अपने पास बचा के रखती है। अगर कंपनी को बाहर बाजार से कुछ सामान ना मिले तो कम से कम उसके पास कुछ सामान अवेलेबल होता है कुछ समय के लिए, और जो वो कुछ सामान एडिशनली अपने पास बचा के रखती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट स्टॉक इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक। और कंपनी कह रही है, कंपनी जो है वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करती है और प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल जो है वो कितना है, अभी एट प्रेजेंट इन्वेंट्री कितनी है? 12,480 यूनिट्स एट प्रेजेंट कंपनी के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है अभी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी हैज अ इन्वेंट्री ऑफ 12,480 यूनिट्स कंपनी के पास है। आपको निकालना है कंपनी को कब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है, व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस, आपको ये चीज निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो आपको जब निकालना है, आपको निकालना है टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ 360 डेज हमें क्वेश्चन में एज्यूम्पशन दे रखी थी, हमें 360 डेज एज्यूम करने थे। 360 डेज में हमारे पास एनुअल डिमांड कितनी थी, पूरे साल की एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितनी थी? हमने निकाली थी 12,48,000 एनुअल डिमांड थी। यस, ओके, 12,48,000 एनुअल डिमांड थी, मतलब पूरे साल में मेरा 12,48,000 इतनी यूनिट्स की मेरे को पूरे साल में जरूरत पड़ती है, इतने साल में जरूरत पड़ती है। और अभी मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है? 12,480 यूनिट्स मेरे पास अभी एट प्रेजेंट इन्वेंट्री है। अच्छा, ये 12,4 जो मेरे पास 12,480 यूनिट्स जो दे रखी है ये कितने दिन तक चलेगी, ये कितने दिन तक चलेगी, ये मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक इक्वेशन बना ली मैंने, 12,48,000 360 डेज तक इक्वल है, मतलब 12,48,000 360 डेज चलेगी। तो ये 12,480 कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी? तो ये कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस तरीके का हम बहुत यूज करेंगे अपनी पूरी कॉस्टिंग में। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको x मान लो चाहे आप, यस ये इसको x मान लो, कितने दिन है इसको x मान लेते हैं। तो x इंटू 12,48,000 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो हम इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। अपना कैलकुलेटर लीजिए एंड मल्टीप्लाई 360 इंटू 12,480 डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद 12,48,000 से आपके पास डेज कितने आ रहे हैं, देन 3.6 डेज आपके पास निकल के आ रहे हैं। सो जो करंट इन्वेंट्री है वो सफिशिएंट है 3.6 डेज ऑफ कंजम्पशन के लिए। मतलब ये जो आपकी प्रेजेंट अभी इन्वेंट्री है वो 3.6 डेज ही चलेगी। ओके,
अब आपको निकालना है कब आपको नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, कब आपको नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है। अब यहाँ पर देखो कंपनी की जो लीड टाइम है, लीड टाइम, अच्छा लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम इज अ टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर। मतलब आपने सपोज 2 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया और आपको 5 तारीख को ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर रिसीव करना डिफरेंट थिंग्स। आपने जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया और जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ उसके बीच का जो समय होता है दैट इज लीड टाइम। तो 3 दिन का समय होगा ना इस केस में। आपने 2 को ऑर्डर प्लेस किया और आपको 5 को ऑर्डर मिला, तो 5 - 3 आपके 5 - 2 आपका 3 दिन का डिफरेंस यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर कह रहा है कंपनी का लीड टाइम कितना है? 2 दिन का है। मतलब आप आज ऑर्डर करोगे तो 2 दिन बाद आपको वो सामान मिल जाएगा। तो अभी लीड टाइम कितना हमारे पास? 2 दिन का है। ठीक है। अच्छा, आपके पास अभी 3.6 डेज ये इन्वेंट्री चल सकती है और 2 दिन सामान आने में लगते हैं। तो आपको 1.6 डेज में आपका टाइमिंग हो गया नेक्स्ट ऑर्डर का। तो नेक्स्ट ऑर्डर कंपनी को 1.6 डेज में प्लेस कर देना चाहिए ताकि कंपनी के पास सफिशिएंट ऑर्डर हो। तो आपने क्या किया? आपने करंट इन्वेंट्री डेज में से आपने लीड टाइम माइनस कर दिया। यू विल गेट टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। सो दिस इज हाउ हमें नेक्स्ट ऑर्डर की टाइमिंग्स अवेलेबल होती है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं। आपसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स पूछी जाएंगी और अगर आपने पॉइंट वाइज आंसर करते गए तो आपके मार्क्स आते रहेंगे। जैसे मैंने ईओक्यू निकाला, मेरे को कुछ मार्क्स मिलेंगे, देन मैंने नेक्स्ट थिंग निकाली एंड ये प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आएंगी। एंड आपको फॉर्मूले जरूर जरूर लर्न होने चाहिए ईओक्यू के, जो भी हमने ऊपर पढ़े थे, बिकॉज आपने देखा सारा सारा हमारी चीजें आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉर्मूलाज। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इज क्वाइट रिक्वायर्ड। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू से ही है ये क्वेश्चन। ठीक है। जेडीडी कंपनी सप्लाई करती है प्लास्टिक क्रॉकरी टू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मतलब एक कंपनी है वो प्लास्टिक क्रॉकरी सप्लाई करती है। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज स्पेशल बाउल। उसका एक प्रोडक्ट जो है वो है स्पेशल बाउल, जो डिस्पोजेबल हो जाता है इनिशियल यूज के बाद, मतलब डिस्पोजेबल हो जाता है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर सर्विंग सूप्स टू कस्टमर। बाउल्स जो होते हैं वो सोल्ड होते हैं इन अ पैक ऑफ 10 पीसेस। 10 पीस के पैक में बेचे जाते हैं। मतलब 10 बाउल इकट्ठे बेचे जाते हैं ऐसे। 10 बाउल का ऐसे पैक बना देते हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर पैक। मतलब हर एक पैक का प्राइस ₹50 होता है। मतलब ऐसे आपके पास 10 बाउल होंगे, 10 बाउल का एक पैक बना दिया और उस पैक को हम ₹50 में बेच देते हैं। The demand for plastic bowl has been forecasted at a steady rate of ₹40,000 packs every year. अब मेरे को बताओ, this is annual demand of what? Raw material और finished good? ये annual demand raw material की है, finished good की है। Annual demand of plastic bowl कितनी दे रखी है आपकी? 40,000 पैक एवरी ईयर दे रखी है। तो दिस इज एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, और यू कैन इवन से दिस इज एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेपरेटली कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा, सेपरेटली कोई प्रोडक्ट नहीं बता रखा, ये रॉ मटेरियल का हमें कुछ नाम नहीं बता रखा, तो हम इसी को एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल भी एज्यूम कर लेंगे। 40,000 को ही हम एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल एज्यूम कर लेंगे। क्लियर? द कंपनी परचेजेस इट्स बाउल डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट अ रेट ऑफ ₹40 पर पैक। ओके, कंपनी जो है ये बाउल खरीदती है मैन्युफैक्चर से ₹40 पर पैक। मतलब दिस इज परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस हो गया। क्लियर? at a 3 days lead time, and lead time मतलब time of placing the order and receiving the order is 3 days. Okay, the ordering and related cost, ordering cost कितनी हमें दे रखी है? ₹8 पर ऑर्डर दे रखी है। ₹8 per order is your ordering cost per order. Storage cost is 10% per annum of average inventory investment. So this is 10%. And when storage cost मतलब cost of holding cost मतलब carrying cost. तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कितनी है? 10% पर एनम। अब ये परसेंटेज में दे रखी है तो हम किसके बेसिस पे लेंगे इसे? परचेज प्राइस के बेसिस पे लेंगे। और हमारा परचेज प्राइस कितना था? 50 था। तो यहाँ से हमारे पास कैरिंग कॉस्ट निकल आएगी 10% ऑफ परचेज प्राइस विच इज ₹4। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हमारी थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखी थी ₹8। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹8 पर ऑर्डर। सो यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ओके, नाउ ईओक्यू आपको निकालना है। ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर? सो यहाँ से हम डायरेक्टली पुट करते जाएंगे। हमारी एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 है। अच्छा, ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट 8 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 है और कैरिंग कॉस्ट 4 है। यहाँ से हमारे पास ईओक्यू निकल गया।
ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पहला पॉइंट पूछा था ईओक्यू निकालना, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स? एनुअल डिमांड को हम डिवाइड कर देते हैं विद क्वांटिटी पर ऑर्डर, और एनुअल डिमांड 40,000 है एंड क्वांटिटी पर ऑर्डर कितनी है? हमारा ईओक्यू कितना निकला है? 400। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 400, मेरे को कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल गए? 100 ऑर्डर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज बाउल्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब मेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। दिस इज द फॉर्मूला ना। सो मेरे को क्या करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करना है विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आई विल गेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड इनटू क्वांटिटी पर ऑर्डर, और एनुअल डिमांड मेरे को गिवन थी 40,000 और क्वांटिटी पर ऑर्डर मेरी कितनी है? 100। सॉरी, क्वांटिटी पर ऑर्डर मेरी कितनी है? ईओक्यू मेरा कितना निकला है? 400। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे? 100, मेरे 100 निकले थे। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद, वैसे मैंने निकाल रखा था ये ऊपर, इसने दोबारा निकाल दिया, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमें 8 गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ से मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, आपसे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट चीज पूछ रहा है वो पूछ रहा है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज बाउल्स। मतलब स्टोरेज कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब मेरे से कैरिंग कॉस्ट पूछ रहा है। ओके, सो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। सो मैं क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्वांटिटी पर डिमांड बोलो या क्वांटिटी पर ऑर्डर बोलो, एक ही बात है। सो क्वांटिटी पर ऑर्डर मेरी कितनी थी? 400, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 200 मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री निकली। एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मेरी कितनी है? 4 रुपीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ से मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल गई। क्लियर? अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में, यहाँ पर कई जने इतना आपने इतना पेपर में सॉल्व कर दिया तब भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज बाउल्स पूछ रहा था। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज बाउल, मतलब इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा आपको। टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए इसने यहाँ टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट किया। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। अब ये वाला फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पॉइंट के इक्वल है, तो आप ट्राई करेंगे कि ये वाला पॉइंट आपसे इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट ऑर्डर कब आप प्लेस करेंगे? नेक्स्ट ऑर्डर कब आप प्लेस करेंगे? तो ऊपर वाला क्वेश्चन को याद करिए। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, जितने नंबर ऑफ डेज पूरे साल में है और एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल के इक्वल रख दिया था। फिर हमने अभी हमारी जितनी करंट प्रेजेंट इन्वेंट्री है उसके हिसाब से हमने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए थे, और जितने नंबर ऑफ डेज हमारे प्रेजेंट इन्वेंट्री चलेगी उसमें से हमने लीड टाइम माइनस कर दिया था। तो मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करने की डेट आ गई थी, मतलब इतने नंबर ऑफ डेज आ गए थे। तो मैं भी इस क्वेश्चन में वही करूंगा। 360 वर्किंग डेज है पूरे साल में एंड प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333 पैक्स। तो 360 डेज आपका 40,000 के इक्वल हो गया। देखिए 360 एंड हमें 333 पैक्स के डेज निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? 40,000 को 360 डेज के इक्वल रखेंगे और हमें 333 पैक्स के डेज निकालने हैं। तो कैलकुलेटर लीजिए, 333 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 40,000, आपके पास आ गया 2.997 आ रहा है, मतलब 3 अप्रोक्सीमेटली 3 डेज आ गए। ओके, लीड टाइम कितना हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन? 3 डेज। सो 3 माइनस 3 0, मतलब आपको अभी टुडे इमीडिएटली आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लेस योर ऑर्डर इमीडिएटली। ओके, एंड लास्ट में आप ना पेपर में क्या कर सकते हैं, ऐसे समरी बना के सारे सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को एक जगह सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपके क्वेश्चंस के। ओके, now move to another question, which is question number 3, क्वांटिटी डिस्काउंट एंड ईओक्यू। चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो क्वांटिटी डिस्काउंट है, मतलब आपको कुछ प्राइस डिस्काउंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपका मटेरियल कॉस्ट चेंज होगा। थोड़ा सा थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ इनिशिएट करने की कोशिश करिए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट। एक कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है जिसके अंदर एक कंपोनेंट की जरूरत है, और वो कंपोनेंट है अल्फा। क्या है कंपोनेंट? अल्फा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम 2003। मतलब अल्फा जो है वो हमारे लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड? डेफिनेटली इट विल बी द रॉ मटेरियल हो गया। एंड ठीक है, और एनुअल डिमांड हमें अल्फा की दे रखे, मतलब मेरे को रॉ मटेरियल की डायरेक्टली एनुअल डिमांड दे दी। चलो ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया, फॉर्मूलाज नहीं लगाने पड़ेंगे, डायरेक्टली गिवन है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 200 पर ऑर्डर। दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें गिवन है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, मतलब दिस इज द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना दे रखा है मेरे को? ₹400।
कैरिंग कॉस्ट की मेरे को परसेंटेज दे रखे 20%। अब मेरे को थोड़ा बताओ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा? 20% ऑफ 200 और 400, 400 टू 20% ऑफ परचेज प्राइस करूंगा मैं। क्लियर? अब कंपनी ने ऑर्डर किया है क्वांटिटी ऑफ कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी को 4% का क्वांटिटी डिस्काउंट मिला ऑन परचेज ऑफ अल्फा। जब कंपनी ने अल्फा परचेज किया तो कंपनी हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ अल्फा। जब आप अल्फा परचेज करते हैं कंपनी को 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, कंपनी ने ऑफर किया, सॉरी। प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइजेस 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। जो ऑर्डर साइज है वो 4000 होना चाहिए आपका। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपको ईओक्यू निकालना है। चलिए सिंपली निकाल लेते हैं। ईओक्यू निकालना बड़ी बात नहीं है, अब हमें आ गया ईओक्यू निकालना। सो ईओक्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 into एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज डायरेक्टली गिवन 8000 यूनिट्स। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी डायरेक्टली गिवन था। कैरिंग कॉस्ट हमने देख लिया था कैसे निकालते हैं, 20% ऑफ परचेज प्राइस, 20% ऑफ 480 रुपीज पर यूनिट हमने निकाल लिया। एंड हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो आई विल गेट ईओक्यू एस 200 यूनिट्स मेरे पास निकल के आ गया। ओके, अराइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड। आपको देखना है कि क्या ये क्वांटिटी डिस्काउंट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब ये आप कैसे देखोगे कि आपको क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंपैरिजन से देखोगे। अब कंपेयर किससे करें? जो कंपनी क्वांटिटी पर ऑर्डर बता रही है, कंपनी कितना बता रही है? 4000 क्वांटिटी पर ऑर्डर बता रही है, और हमारा जो ईओक्यू है वो बता रहा है क्वांटिटी पर ऑर्डर 200 यूनिट्स। तो वी विल कंपेयर 4000 यूनिट्स विद 200 यूनिट्स, और हमें देखना है कि वहां पर कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ यहाँ पर कॉस्ट में तीन कॉस्ट लूंगा और या दो कॉस्ट लूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जब कंपैरिजन किया था मैंने दो कॉस्ट को कंसीडर किया था। कौन सी कॉस्ट को कंसीडर किया था? कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने मटेरियल कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैंने कहा था वहां प्राइस डिस्काउंट की नाम की चीज थी ही नहीं। अगर प्राइस डिस्काउंट की नाम की चीज है ही नहीं तो हमारा कोई चेंज ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट इज अवेलेबल। सो अगर प्राइस डिस्काउंट अवेलेबल है सो आपको मटेरियल कॉस्ट भी लेने की जरूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट भी कंसीडर करूंगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर मैंने वही कंपैरिजन के लिए एक टेबल बना ली, ईओक्यू लिख दिया एंड क्वांटिटी डिस्काउंट लिख दिया। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एनुअल डिमांड तो सेम थी हमारी 8000 यूनिट्स। देन क्वांटिटी पर ऑर्डर की बात करूँ तो ईओक्यू में कितनी थी? 200 एंड क्वांटिटी डिस्काउंट में 4000। तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करके मेरे को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज डायरेक्टली गिवन, सो यहाँ से मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। देन मेरा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है। सो क्वांटिटी पर ऑर्डर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री निकला। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर मेरी कितनी थी? 20% ऑफ 400 मैंने किया था, मतलब मेरे पास कितनी थी? 80 थी। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरी 384 से मैंने 20% किया है। क्यों किया? 384 से मैंने क्यों किया? 20% मैंने 384 का क्यों किया? क्योंकि यहाँ मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे को क्वांटिटी डिस्काउंट कह रहा था। अगर मैं 4000 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा सो कंपनी मेरे को कितना डिस्काउंट ऑफर कर रही थी? कंपनी मेरे को ऑफर कर रही थी 4% का डिस्काउंट। 4% का मेरे को डिस्काउंट ऑफर कर रही थी। मतलब जो मेरा 400 का सामान है, अगर मैं 4000 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ तो मेरे को वो 400 का सामान कितने में पड़ेगा? वो 400 का सामान मेरे को माइनस 4% करके मेरे को कितने का पड़ेगा? 400 माइनस 4%, आई विल गेट इट इंटू 384। तो मेरे को 384 का पड़ेगा, वो 400 का सामान मेरे को 384 का पड़ेगा। तो मैं कैरिंग कॉस्ट को भी तो उतनी ही परचेज प्राइस से तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर इस केस में मेरे पास परचेज प्राइस कितना बन रहा है? 384 बन रहा है। तो 384 का मैं 20% करता हूँ, सो आई विल गेट कैरिंग कॉस्ट एज दिस। तभी तो हम परचेज प्राइस निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो परचेज प्राइस ही डिफरेंट हो रहे हैं। इसलिए तो मैं यहाँ मटीरियल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट की चीज है। तो आपने ये देखा, जब हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट होगा तो आपका कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट होगा। ये जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है दैट विल बी डिफरेंट। और अगर इस केस में मेरे को साथ ही साथ मटेरियल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। अब मेरे को मटेरियल कॉस्ट निकालना है। मटेरियल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला इज एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस। एनुअल डिमांड इज डायरेक्टली गिवन एंड परचेज प्राइस यहाँ 400 384 है। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास मटेरियल कॉस्ट निकल आएगा। और मैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालूंगा। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट, मेरे पास टोटल इन्वेंट्री
कॉस्ट निकल के आ गई। अब आप मेरे को बताओ क्वांटिटी डिस्काउंट के समय टोटल कॉस्ट या ईओक्यू के समय टोटल कॉस्ट, इन दोनों में से कम कौन सा है? विच वन इज लेस? बेसिकली ईओक्यू का लेस है, तो कंपनी को क्वांटिटी डिस्काउंट के ऑफर करना चाहिए और नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट एज द कॉस्ट अंडर ईओक्यू इज लोअर, क्योंकि ईओक्यू के अंदर कॉस्ट कम है, इसलिए कंपनी को क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटेड। कंपनी ने हमसे पूछा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हमने बता दिया नहीं जी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, यू विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि ईओक्यू के अंदर कॉस्ट कम आ रही है। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट द लेवल ऑफ डिस्काउंट। आपसे कह रहा है आप बताओ कितना लेवल ऑफ डिस्काउंट बताओ कि कंपनी इनडिफरेंट हो, मतलब कोई चेंज ना हो बिटवीन परचेज ऑफ 4000 एंड ईओक्यू यूनिट। मतलब चाहे कंपनी ईओक्यू पे सामान खरीदे, चाहे कंपनी ईओक्यू यूनिट्स पे सामान खरीदे, या फिर 4000 यूनिट्स पे सामान खरीदे, तो कितना डिस्काउंट कंपनी को ऑफर करना चाहिए कि कोई चेंज ही ना हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में चेंज आ रहा था, जो अभी हमने यहाँ कंपैरिजन किया, यहाँ चेंज आ रहा था कॉस्ट में। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कॉस्ट बिल्कुल सेम टू सेम रहे, मतलब इतना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अगर मेरा ये परसेंटेज कितना परसेंटेज होना चाहिए कि यहाँ मेरा कोई डिफरेंस ही ना आए, तो इस चीज के लिए आप कैसे करेंगे? सुनो, कंप्यूटेशन ऑफ इनडिफरेंट लेवल ऑफ डिस्काउंट। अब इनडिफरेंट लेवल ऑफ डिस्काउंट के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर परचेज प्राइस को एक्स मान लूंगा, क्योंकि सारा काम ही परचेज प्राइस का ही है ना, हम परचेज प्राइस पे ही खेल रहे हैं, तो परचेज प्राइस को यहाँ पर मैं एक्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो इस वाले जब इनडिफरेंट आपसे पूछेगा तो आपको परचेज प्राइस को एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो आप वही कॉस्ट को निकालेंगे, तीनों कॉस्ट निकाल देना, उनको ऐड कर देना। तो हम सिंपली उसी तरीके से खेल रहे हैं, बाकी सबको सेम रख रहे हैं, बस ये एक्स परचेज प्राइस को मान रहे हैं। और क्वांटिटी पर ऑर्डर में यहाँ 4000 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, 4000 मेरे पास क्वांटिटी पर ऑर्डर है और एनुअल डिमांड मेरे पास 8000 है। यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकला, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज डायरेक्टली गिवन। यहाँ से मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। एवरेज इन्वेंट्री क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड किया, 4000 को 2 से डिवाइड किया, 2000 आएगा। कैरिंग कॉस्ट मेरे को निकालना है 20% ऑफ परचेज प्राइस, 20% ऑफ एक्स कितना होगा 0.2x, एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल लूंगा एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करके 400x आ जाएगा। 0.2 यस 0.2 इंटू 0.2x इंटू 2000 करते हैं तो हमारे पास 400x आता है। अब मेरे को मटेरियल कॉस्ट निकालना है। मटेरियल कॉस्ट क्या होते हैं? एनुअल डिमांड इंटू परचेज प्राइस। एनुअल डिमांड मेरे पास कितनी है 8000, परचेज प्राइस कितना है x, तो 8000x, एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकलेगी कैसे? टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट, 5th प्लस 8 प्लस 11 पॉइंट। तो इन तीनों को ऐड करा तो मेरे पास कितना आ रहा है? दिस वन 400 प्लस 8400 आ रहा है। अब ये 400 प्लस 8400 को मैं इक्वल रख दूंगा विद ईओक्यू के टोटल के इक्वल। ईओक्यू का जो मेरा टोटल था, क्यों इक्वल क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इनडिफरेंट निकालना है। इनडिफरेंट निकालना है मेरे को, वो परचेज मेरे को वो परसेंटेज लेवल ऑफ डिस्काउंट निकालना है जहाँ इनडिफरेंट है। तो जितना मेरा ये टोटल आया था, एक बार मैं टोटल कर देते हैं हम। आप कैलकुलेटर पे लीजिए, 400 प्लस 400x प्लस 8000x, तो 8400x प्लस 400 बनेगा। इस को मैं इक्वल रखूंगा विद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ ईओक्यू, और ईओक्यू का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना था? 32,16,000। तो इसके इक्वल हम रखेंगे और यहां से मैं एक्स को निकाल लूंगा। यस, ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं एक्स को निकाल लूंगा। आई होप आपको निकालनी इक्वेशन से सॉल्व करना आता ही होगा। ओके, यहां से मेरे पास एक्स आ गया दिस वन, मतलब इतना परचेज प्राइस होना चाहिए। अब मेरे को लेवल ऑफ डिस्काउंट निकालना है। अब देखो मेरे पास परचेज प्राइस कितना है? 400 है। ओके, और एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? अगर इनडिफरेंट होना है तो, इनडिफरेंट होना है तो कह रहा है परचेज प्राइस आपके पास कितना होना चाहिए? 382.81 होना चाहिए। अगर तेरे को इन डिफरेंट होना है, मतलब सेम लेवल ऑफ डिस्काउंट आए, मतलब इतना परसेंटेज लगाने के बाद कोई डिफरेंस ना आए ईओक्यू और 4000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में कोई डिफरेंस ना आए कॉस्ट का। तो अब मेरे को लेवल ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो हमारे पास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमेशा इज चेंज अपॉन बेस इनटू 100। ये दिस इज द परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। ये हमेशा जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो आप ऊपर रखेंगे चेंज, उसको डिवाइड करेंगे बेस से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सो चेंज कितना है? 400 माइनस 382.81, इनको माइनस करते हैं तो 400 माइनस 382.81, चेंज कितना आ रहा है हमारे पास? 17.2
17.91, मतलब इतना हमें डिस्काउंट मिल रहा है 17.19. दिस इज द चेंज अपॉन बेस. सो बेस इज अवर 400 into 100. So you will get परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट. आपके पास यहाँ से परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकल के आ जाएगा. ये आपके पास 4.3%. तो बेसिकली कंपनी इन डिफरेंट होगी एट दिस लेवल ऑफ डिस्काउंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन. अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका पेपर में कॉन्फिडेंस उतना ही एंकरेज होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. ये भी EOQ से रिलेटेड है. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू EOQ. क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा EOQ से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा EOQ से ही रिलेटेड है. तो EOQ की आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. मैं बता रहा था EOQ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. आपको इसकी बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. और आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन इन दिस मटेरियल. और इसके बाद हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से भी देखेंगे कि हमारा कोई इंस्टीट्यूट के मटेरियल से तो कोई क्वेश्चन स्किप नहीं हो गया है. और एट द एंड देयर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ EOQ. 10 क्वेश्चंस हैं मिलके 10 क्वेश्चंस हम EOQ के कर लेंगे. एंड दीज आर द बेस्टेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रिकी से ट्रिकी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. EOQ इससे बाहर कोई आने के कोई चांसेस नहीं है. अब ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए EOQ के. EOQ का इससे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे. चलिए हम क्वेश्चन नंबर किस पे थे? वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4. आई होप अभी तक आपको 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो यू कैन लीव इट ऑन द कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. कंप्यूटेशन ऑफ EOQ. A company manufacture a product from a raw material. कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है रॉ मटेरियल से, which is purchased at ₹60. मतलब परचेज प्राइस इज ₹60 per kg. The company incurs a handling cost. अच्छा, what is handling cost? There is a difference between handling and holding. देखो, handling and holding are the different things. Handling and holding. मेरी राइटिंग ठीक है, लेकिन ये लाइट पेन से या फिर कंप्यूटर की मदद से लिखने में थोड़ी राइटिंग अजीब आ रही होगी. आई होप थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना. हैंडलिंग एंड होल्डिंग दोनों में डिफरेंस होता है. ओके, सो हैंडलिंग का मतलब होता है ऑर्डरिंग से रिलेटेड होता है. हैंडलिंग इज रिलेटेड टू होल्डिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू कैरिंग कॉस्ट. उस इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, और हैंडलिंग मतलब मंगवाने की कॉस्ट. दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 360 प्लस मतलब ऐड करना है फ्रेट ऑफ ₹390 पर ऑर्डर. तो 360 प्लस 390 दिस विल बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आप देख सकते हो 360 प्लस 390 इज इक्वल टू 750 पर केजी पर ऑर्डर. सॉरी, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, जो इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज हो रही है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर केजी पर मंथ. पर मंथ, इट्स नॉट पर एनम. हमें निकालना होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के हिसाब से, एंड दिस इज पर मंथ. तो हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ. इन एडिशन मतलब ऐड करना है. द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ द इन्वेंट्री इज 9 पर केजी पर एनम. और फाइनेंस की कॉस्ट कितनी है? इन्वेंट्री की ₹9 लग रहा है. मतलब फाइनेंस मतलब एक तरह का रेंट लग रहा है उस इन्वेस्टमेंट पे. तो रेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट आती थी वो भी हमारी होल्डिंग के अंदर ही आती थी. तो इसलिए हम यहाँ पर 9 भी ऐड करेंगे. 9 पर केजी पर एनम, ये पर एनम के हिसाब से, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 12 के साथ नहीं किया. यहाँ मैंने 12 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये पर मंथ था. सो आई विल गेट द कैरिंग कॉस्ट. और एनुअल प्रोडक्शन मतलब एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स. और ये किसकी है? एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट. इट्स नॉट ऑफ द रॉ मटेरियल. देखो यहाँ पर दे रखा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है फ्रॉम अ रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल अलग चीज है, प्रोडक्ट अलग चीज है. तो मेरे को तो रॉ मटेरियल तो एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड मेरे को गिवन है, कितनी दे रखी है? 1 लाख यूनिट्स. और मेरे को निकालनी होगी एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल. फॉर्मूला बोलो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल निकालने का, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इनटू इनपुट बाय आउटपुट. सो यहाँ पर 0.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल. मतलब मैं 1 kg लगाता हूँ रॉ मटेरियल का तो मेरे को 2.5 आउटपुट मिलता है. मतलब 1 kg इनपुट लगाने से मेरे को 2.5 kg आउटपुट मिलता है. सो माय इनपुट हियर इज 1 kg
एंड इसको डिवाइड कर दूंगा विद आउटपुट 2.5, तो मेरे को यहाँ से एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 यूनिट्स मिल गया। और यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन में मांगा गया था आपको ईओक्यू निकालना है, तो आप सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2 into एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सो यू विल गेट द ईओक्यू। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी प्लेस्ड, मतलब कितने टाइम लैग होना चाहिए ऑर्डर्स के प्लेसिंग के बीच में। सो आप टाइम लैग फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बोलो एनुअल डिमांड इनटू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, दिस इज द फॉर्मूला एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड कितनी है हमारे पास 1 लाख, सॉरी 40,000, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज 40,000 ना, 40,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, ईओक्यू कितना निकला हमारे पास 2,000, तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल गए। नेक्स्ट, और हाउ फ्रीक्वेंटली हमसे पूछ रहा था, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने यहाँ से निकाल ली है, इसको 365 से 365 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, अगर कंपनी चाहती है कि वो ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे मंगवाए, क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे मंगवाना चाहती है तो कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रॉ मटेरियल के प्राइस का नेगोशिएट करना है, कितना डिस्काउंट कंपनी को नेगोशिएट करना है अगर कंपनी ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे मंगवाना चाहती है। मतलब अगर कंपनी 3 महीने में मंगवाएगी ऑर्डर, तो एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस होंगे। देखो जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो एक साल में आपके 4 ऑर्डर्स बनेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक साल में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे अगर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे मंगवाएगी तो। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 4। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रॉ मटेरियल का कंपनी को नेगोशिएट करना है। चलिए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हमने लेवल ऑफ डिस्काउंट मतलब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो हम सिंपली वही काम करेंगे। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट के लिए ईओक्यू एंड क्वार्टरली ऑर्डरिंग को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर मेरे को टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, फॉर्मूला बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड हमारे पास 40,000 गिवन है रॉ मटेरियल की, क्वांटिटी पर ऑर्डर ईओक्यू में कितना हमारे पास था 2,000। एंड अगर मैं क्वार्टरली ऑर्डरिंग करूंगा, अब मेरे को यहाँ क्वार्टरली ऑर्डरिंग में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो मैंने निकाल लिए थे ना, कितने बन रहे थे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 बन रहे थे। यहाँ तो हमने निकाल लिए थे 20 बन रहे थे, यहाँ से हमने 20 तो निकाल लिए थे। और इसके मैंने बताया था क्वार्टरली बेसिस पे हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे हमारे 4 ऑर्डर्स बन रहे थे पूरे साल में क्वार्टरली ऑर्डरिंग के केस में। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास 4 है। अब मैं इस नंबर ऑफ ऑर्डर्स की मदद से मैं यहाँ पर ये वाली चीज निकाल लूंगा, एक ही बात है। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे को गिवन है, एनुअल डिमांड मेरे को गिवन है, इसकी मदद से मैं क्वांटिटी पर ऑर्डर निकाल सकता हूँ 40,000 डिवाइडेड बाय 4 आई विल गेट 10,000। ठीक है, अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन थी 750 इन द क्वेश्चन, यहाँ से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बोलो क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2, मतलब सेकंड पॉइंट डिवाइड बाय 2 करेंगे। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 15 है, यहाँ टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब यहाँ मेरे को मटेरियल कॉस्ट, अब आप कहोगे मटेरियल कॉस्ट क्यों निकाल रहे हो, यहाँ तो मेरे को कोई क्वांटिटी डिस्काउंट दे ही नहीं रखा। अरे तुम क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मतलब कितना लेवल ऑफ डिस्काउंट होगा, मतलब प्राइस डिस्काउंट का केस हो गया, प्राइस डिस्काउंट का केस हो गया तो मटेरियल कॉस्ट चेंज करेगी, मटेरियल कॉस्ट सेम नहीं रहेगी। सो इसलिए मैं यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट भी निकाल रहा हूँ। सो इस क्वेश्चन में मैं मटेरियल कॉस्ट भी निकाल रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। तो मटेरियल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बोलो एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस। एनुअल डिमांड मेरे को गिवन है, परचेज प्राइस, अब ये मेरे से लेवल ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है, तो लेवल ऑफ डिस्काउंट के लिए मैंने कहा था आप परचेज प्राइस को एक्स कंसीडर कर देंगे, एक्स, लेट इट बी एक्स। और यहाँ पर मेरे पास परचेज प्राइस कितना है 60 गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ से मेरे पास मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब मैंने बताया था आप इस वाले को ईओक्यू वाले के इक्वल रख दीजिए, इक्वेशन बना लीजिए 40,000 एक्स प्लस 78,000 इज इक्वल टू 24,30,000 और यहाँ से आप एक्स निकाल लीजिए। अब आपको लेवल ऑफ डिस्काउंट निकालना है, परचेज प्राइस कितना है 60 और आप आपका एक्स कितना बन रहा है 58.8,
और आपको अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ, चेंज अपॉन बेस इंटू 100। तो इनको चेंज अपॉन बेस 60 into 100. So you will get percentage of discount. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, okay, now let's move to question number 5. So question number 5 I will give you as a homework and we will discuss it tomorrow. This will be a homework so that you can even practice, and through this we will end our lecture number 3 here. This is lecture number 3 part number 2, and I will upload lecture number 4 also. So उसके अंदर हम आगे के डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा का पूरा समझाया है, एंड चैप्टर नंबर जो हमारा 2 चल रहा है अभी मटेरियल कॉस्टिंग, एंड प्रोबेबली वी विल कंप्लीट इट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको सारे के सारे मिल जाएं वीडियोस रिलेटेड टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड आप लाइक करिए, शेयर करिए, and if you have any doubts you can leave it on your in the comment box. Thank you for patient listening. Thank you so much.